जिंदगी नहीं थी तो नहीं बचा पाए होंगे, लेकिन रात रात भर हर फर्जी नर्सिंग होम में जाना, वहाँ लोगों को बचाना और हर अस्पतालों को ऑक्सीजन पप्पू यादव के द्वारा बंटवारा। जी का सम्मान करता हूँ। मैं उसको नहीं पता, मैं रूडी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूँ। आरजेडी को जानते हैं, जिसके नेता कभी लालू यादव थे। अब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनका ना, अब लालू यादव चाहते हैं जी के प्रति ऊँचा रेस्पेक्ट है। सब कांग्रेस को उम्मीद और विश्वास के साथ देख रहा है। पप्पू यादव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक, और बिहार तक में आज मेरे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, जो कोरोना के टाइम में काम भी बहुत कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 32 साल पुराने मामले में पुलिस हिरासत में जाते हैं और अब उपचुनाव से ठीक पहले बाहर भी आ गए हैं। पप्पू जी, सबसे पहले अगर बात की जाए, चलिए स्वागत है सबसे पहले आपका बिहार। नमस्ते। नमस्ते आपको। ठीक है, तकरीबन 7-8 महीने बाद परिवार से मिलना हुआ। पहले कोरोना में लोगों की सेवा कर रहे थे और फिर पुलिस हिरासत, डीएमसीएच का वक्त। अब पहले तो मैं आपको बताऊं, इसके पूर्व भी कोरोना में लगभग 5 महीने बाहर थे। 14 करोड़ लगभग अकाउंट, लोगों के अकाउंट में 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार करके देश भर के, लगभग बिहार के लगभग मजदूरों के घर के अकाउंट में मैंने डाला। 10 लाख लगभग बिहार के लोगों को 1 महीने का राशन दिल्ली में मैंने दिया था। सेवा आश्रम यहाँ थी, याद होगा आपको, पूरे देश के लोगों की इलाज। ऐसा नहीं है कि कोरोना या आप पटना का बाढ़ याद कीजिए, पूरा शरीर इन्फेक्शन हो गया था। हाथ में दूध का पैकेट लेके यहाँ नहीं, खाना सुबह शाम खाना, दूध ब्रेड लेकर। दूध ब्रेड ही नहीं, माँ बहन बेटियों की इंटरनल सामान से लेकर के सारी चीज़ें पप्पू यादव पहुँचाते थे। हर चीज़, हमारी टीम, जो भी मानवीय जीवन की ज़रूरत थी सब कुछ हम पहुँचाते थे। इसके पहले शेल्टर हाउस हो, चिमकी बुखार हो, या अन्न बाढ़ हो, या कोसी त्रासदी हो, या कोई घटना हो, या उड़ीसा की बाढ़ हो, या उत्तराखंड की बाढ़ हो, या गुजरात का भूकंप हो, हर जगह हम सप्तों 2-2 ट्रेन बिहार से सामान, एक चीज़ लोगों के लिए। कोई नई बात नहीं है। कोरोना में, इस कोरोना में हुआ ये कि पूरी दुनिया डरी हुई थी, सहमी हुई थी। पिता बच्चों के लाश को छोड़ देता था, 60,000 रुपये की जलाता था। अब अफ़गानिस्तान में सारे पैसे रखे रह गए लोग, प्लेन और प्लेन के चक्का में और ऊपर में लटक के मरने की तैयारी कर लिए, पैसा तो रखा रह गया। उसी तरह 60,000 रुपया डोम को देना पसंद किया, लेकिन लाश जलाना पसंद नहीं किया। बेटा का, बाप का, पत्नी का, माँ का, बहन का, वो लाश हम जलाते थे, शमशान हम जाते थे। कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जिस अस्पताल में नहीं जाते थे। और आप आश्चर्य कीजिएगा, आप याद कीजिए ना, ड्रग्स माफिया से कितनी मेरी लड़ाई हुई, फिर एम्बुलेंस माफिया से लड़ाई हुई। उस एम्बुलेंस माफिया से कभी दारू, कभी बालू, कभी औरत, अभी औरत 10 उनके वायरल हुए वीडियो, और फिर फर्जी नर्सिंग होम। 129 करोड़ रुपया तो सिर्फ एक अस्पताल, बड़ा अस्पताल कमाया। 13 लाख, 12 लाख, 7 लाख रुपया लेता था। 10% लोग कोरोना को भी नहीं बचने देता था, मार देता था। तो मेरी लड़ाई ड्रग्स माफिया से भी हो गई। सिंगल आदमी नहीं होगा जिनकी खबर, जिनका मैसेज हमें ना मिला हो। अब मेरे हाथ में ज़िंदगी नहीं थी तो नहीं बचा पाए होंगे, लेकिन रात रात भर हर फर्जी नर्सिंग होम में जाना, वहाँ लोगों को बचाना और हर अस्पतालों को ऑक्सीजन पप्पू यादव के द्वारा बंटवारा। जितने ऑक्सीजन प्लांट थे सब माफिया के थे टोटल। और वो तय हो गया था कि 10 माफियाओं को देना है और वो ब्लैक रोक देगा, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होगी। एनएमसीएच से ऑक्सीजन सिलेंडर बिकने लगा, पीएमसीएच से ऑक्सीजन सिलेंडर निकलने लगा। हम ट्वीट किए थे हर चीज़ों को, याद कीजिए आप। बाउंसर से लोग ले जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर को, बाउंसर वाला ट्वीट याद कीजिए आप। तो ऑक्सीजन माफिया से भी लड़ाई हुई। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपके पीछे 10 वेंटिलेटर रखा हुआ है। हमने कहा कि यार, तुम यदि नहीं दोगे, सब कुछ भेज दोगे, सब खराब होगा, इसके टेक्नीशियन और लैब नहीं होंगे, तो पप्पू यादव को तो देना पड़ेगा ना जिंदगी बचाने के लिए हाईपैक और वेंटिलेटर। सिलेंडर नेपाल से 9-9 हज़ार रुपया में 750 लाए, ये तो दुनिया को पता है।
पटना का कोई घर, कोई व्यक्ति नहीं था जिसको सिलेंडर नहीं दिए। कोई सिंगल आदमी कह दिया कि पप्पू यादव जी को मैसेज किया, सिलेंडर नहीं पहुंचा। जी, कोई आम से खास, पत्रकार से लेकर के जज से लेकर के सब ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो आपका वीडियो आपने लाइव किया राजीव प्रताप रूडी के जो एम्बुलेंस था, उसके बाद मुश्किल बढ़ी। देखिए, मैं एक बात बोलूं, मुश्किल पहले से बढ़ने लगी थी। जब 4-5 मंत्री ऐसे हैं अब जिनका पैसा लगभग 10 नर्सिंग होम में लगा हुआ है, लगभग 10 मंत्री ऐसे हैं। और कुछ मंत्री तो उद्घाटन करने भी गए, उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी 3-4 अस्पतालों का उद्घाटन किए हैं। तो जिस अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री करेंगे तो सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, वो तो मनमानी करेगा। और जब हम उस अस्पताल में जा कर के रोकेंगे उसकी मनमानी को, तो स्वास्थ्य मंत्री के पेट में चूहा कूदेगा। हम तो किसी को न गाली दे रहे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे। शमशान में हम जिंदा रहने तो जा नहीं रहे थे। शमशान यदि सड़े हुए लाश को हम उठा रहे थे और कोई क्वारंटाइन पेशेंट हमारे गले में लिपट करके पप्पू बाबू बचा ला, पप्पू बाबू बचा ला, मर जाए भाई, हमारे बेटा मर देते पप्पू बाबू, तो हम तो मरना तय था मेरा। विजय सिंह यादव जी को हम रेमडेसिविर देने गए, XMP को प्रणाम किए, जैसे छुप के हमारे माथे पर आशीर्वाद दे दिया। वो क्वारंटाइन थे, अस्पताल गए थे, तो क्या हम मर गए? डेली हम हर अस्पताल जाते थे, चाहे NMCH हो, PMCH हो, IGMS हो, एम्स हो, अदर, तो क्या हम सुर्खियों में रहते थे? मरने के लिए सुर्खियों में रहते थे? सर, मैं आपसे कोई क्यों नहीं निकलता था? फिर औरों के नीतीश कुमार जी हो, सरकार के हो, या उनका स्वास्थ्य विभाग हो, या नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य विभाग हो, उनको क्यों नहीं वेंटिलेटर मिलता था? उनको क्यों नहीं बेड मिलता था हॉस्पिटलों में? लेकिन अचानक से रातों रात 32 साल पुराने मामले में ये लगातार इन लोगों का प्रेशराइज था। नीतीश कुमार जी की सरकार में जो जदयू के 2-3 मंत्री हैं, वो भी जो कभी एक सांसद जब मंत्री थे तो उसके पीए हुआ करते थे। वो बीजेपी के एक सांसद जब मिनिस्टर थे तो नीतीश कुमार जी का जो एक अभी मंत्री है उसके वो पीए हुआ करते थे। तो बहुत क्लोज थे दोनों। अंतरंग का मतलब बहुत कुछ होता है, मैं उसको खोल के नहीं बोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चैनल पर, टीवी पर बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। दुनिया को पता है कि उसके क्या रिलेशन हैं, किस किस बातों का रिलेशन है। उस तरीके से लगातार नीतीश जी के पास कुछ मंत्रियों का जाना कि अब हम लोग को नंगा कर दिया गया, अब डेली, अब नहीं रोकिएगा तो हम लोग, मेरा रिजनेशन ले लीजिए। यहाँ तक रिजनेशन का ऑफर तक कर दिया एक मंत्रालय के द्वारा। तो नीतीश कुमार जी, हम पहले ही गिरफ्तारी हो सकती थी मेरी, 2.5 महीना, हम 11 तारीख को गिरफ्तारी हुई। मैडम रंजीत रंजन जी, तो जब हम शमशान में गए तो फ़ोन, हमारा बेटा मात्र हमको फ़ोन करता था, बेटी, मैडम का तो फ़ोन तक बंद हो गया। बोला जब आप शमशान जाएंगे और जब परिवार के लिए कुछ नहीं बचा तो फ़ोन का और हमारे बीच का रिश्ते का क्या मतलब है? अब हमें तो, मैं ऐसे असमंजस में, मुझे लगा कि अब क्या, तो मुझे एक चीज़ चुनना पड़ा, मानवता और इंसानियत को। मैं वहाँ लगा रह गया। बच्चे हमको एनर्जी दिए, ताकत दिए, पापा आप करिए। और मेरा बेटा आके बोला भी, हम लोगों को लगा कि अब हम अपने पापा को या तो शमशान में या तो किसी अस्पताल के बेड पर देख पाएंगे, यहाँ नहीं देख पाएंगे। न मुंह में मास्क, न हाथ में ग्लव्स, न सैनिटाइज़र, और लगातार कंटिन्यू 2.5 महीना दिन रात। जब एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी तो लगता था किसी का बेटा मर गया होगा, किसी की माँ बिछड़ गई होगी, किसी का हस्बैंड बिखर गया होगा। रात भर जग करके अस्पतालों में एडमिट कराते थे। कोई अस्पताल बोलेगा कि पप्पू यादव हमारे यहाँ नहीं आए? सिंगल पटना का अस्पताल, किसी से पूछिए, हम हर अस्पताल में गए लगभग। लेकिन भारी क्या पड़ गया वो समाज सेवा या रूडी वाला मैटर? भारी पड़ गया ड्रग्स माफिया और नर्सिंग होम, पहले से मंत्रिमंडल जी को और कुछ 1-2 पदाधिकारी और 4-5 मंत्री, और अंत में नाला पर दहला एम्बुलेंस। बड़ा आहत थे रूडी जी आपके लाइव से। देखिए, मैं एक बात बोलूं, मैं कह रहे थे कि भाई पप्पू जी से मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने रूडी जी का सम्मान करता हूं, मैं उसको नहीं पता, मैं रूडी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। वो इधर भी कुछ बोलते रहे हैं। रूडी जी कहते हैं GPS लगा हुआ था, तो हम इस वक्त तो शराब नहीं दिखा दिए उनका, बालू तो हम नहीं दिखाए। तो
तो जीपीएस लगा हुआ था, तो आपको तो पता पहले ही चल गया होगा कि शराब ढोया जा रहा है। खबर आई तो आपको क्यों नहीं जीपीएस? उस वक्त कह रहे थे कि जब एम्बुलेंस 70 क्रॉस करती है तो हमारा जीपीएस बता देता और मैं रोक देता हूँ। नहीं कुछ किए भी बहुत कुछ आप कह रहे हैं रूडी जी के बारे में। नहीं तो उनको आप उनको पूछिए ना। अभी उनके अच्छे मित्र जो हमको गाली दे रहे थे, उनके होटल में 10 लड़की पकड़ा गई अमनौर में, जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो भैया उनका वक्त खराब चल रहा है, उसमें पप्पू यादव कहाँ है? ना 3 में ना 13 में मंत्रिमंडल से हम तो हटा नहीं दिए उनको, और फिर मंत्रिमंडल में ज्वाइन तो हम करा नहीं देंगे। उन पर क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता। मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, करूँगा। उनके तरह हम बहुत पैसे वाले ताकतवर आदमी हैं नहीं। उनको बड़े भारी लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी ताकतवर लोग हैं। वो कहाँ कहाँ से पुरलिया हथियार तो क्या क्या ढूंढ ढूंढ के लाए थे। तो उनकी सरकार है, अटल जी भी सरकार में थे। तो यदि कांग्रेस छोड़ दिया होगा, नरसिम्हा राव इसमें दोषी होंगे, आईबी और राव, तो उनकी सरकार को ढूंढना चाहिए था। तो वो नए नए तरीके चीज़ें, लॉलीपॉप बातें इधर से उधर घुमा फुला करके चल रहे थे। तो एम्बुलेंस, मैंने कहा ना कि घी पर छोका पड़ गया। ताबूत में आखिरी किला साबित हुआ। 7 दिन तक वो दिखते रह गए। तो एक व्यक्ति के चलते एक दल का भी अरेस्टमेंट हुआ। अच्छा, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों गायब थे। अब विपक्ष को तो खैर कोई मतलब ही नहीं रहता है, भारत बंद हो तब गायब, महंगाई में गायब, कोरोना में गायब, बाढ़ पानी में गायब, चिमकी में गायब, विधानसभा से गायब, विधानसभा में विधायक को लत्तम जुत्ता मारो तब गायब। तो अब इतना कनगोजर विपक्ष, इतना एरोगेंट विपक्ष आप दुनिया में नहीं देखे होंगे। वो लेकिन आप जेल जाते ही काम है। तो जेल जब हम गए थे तो आपने अपील की थी। बीजेपी से, बीजेपी ने जितना हमको नहीं गाली दिया और वार किया, उससे ज़्यादा वार तो बीजेपी की बी टीम ने किया। नाम ले लीजिए। बीजेपी की बी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमको गाली दिलवाया। हम जब ट्रेंड हो रहे थे नंबर, दर्शक हमारे समझ नहीं पाएंगे, खुल के बताइए। को पता है कि जब ट्रेंड हो रहे थे, हम किसी का नाम आरजेडी की बात कर रहे हैं। देखिए, हम उस आरजेडी को जानते हैं जिसके नेता कभी लालू यादव थे। अब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनका ना। अब लालू यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव मेरा पैर छू रहा था तो उनका हम बेटे का भी पाँव छू, सबका नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे। तो ये दुनिया में ऐसा नहीं चलता। लालू यादव जी, आप सम्मानित हैं। अब आप गोबर को भी सम्मानित करने कहिएगा, वो अलग पार्ट है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा कहना ये है कि हम तो अपील किए थे और आप गाली देना शुरू कर दिए, हमारा विरोध शुरू कर दिए। और सबसे ज़्यादा विरोध आपको नंबर 1 पप्पू यादव, बीजेपी का आपका विरोध। आपको तो 300 करोड़ रुपया जो टैक्स किया था ईडी ने वापस कर दिया। आप लेकिन आप जाते हुए आरजेडी पर बड़ा भरोसा जता रहे थे कि भाई यहाँ से जो है, मैंने कहा, मैं तो लालू जी से अपील किया था ना। नाम लिया आपने कि उनको मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब आपको मौका मिला है, आप सेवा करिए। वो तो और गालियां दे दिए। मतलब आपने एक और मेरे खिलाफ हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ नहीं थामा आरजेडी वालों ने। सर, मैं हाथ काहे का बढ़ाऊं? मैंने तो रेस्पेक्ट दिया, मैं हमेशा देता हूँ। अब वो हमेशा गाली देते हैं। उनको लगता है कि मैं रहूं ना रहूं, कुशेश्वर स्थान के बार में जाऊं ना जाऊं, तारापुर के मर्डर में जाऊं ना जाऊं, बस कैंडिडेट खड़ा कर देना है, ट्वीट का खेल खेलते रहेंगे। मेरी बात सुनिए। तो गिरफ्तारी तो लाचारी नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे। नीतीश नहीं चाहते ना, सवाल नहीं उठता। फोन बड़ा कर रहे थे आपको, फोन पर क्या बात करते थे नीतीश कुमार? नहीं, अब नीतीश जी आप देखिए होंगे, बताया कि लगातार हालचाल पूछ रहे हैं। नहीं, मेरे अध्यक्ष से पूछे हालचाल, उनका स्वभाव है। हम बीमार थे तो उन्होंने पूछा। यहाँ भी कहा कि हम पप्पू जी के मामले में कहीं नहीं हैं। नीतीश जी बहुत रिवेंज नहीं लेते हैं, उनका स्वभाव नहीं है। वो सीखने का भी प्रयास या गलतियों को ढूंढते भी हैं। और हम कोई बहुत आलोचना देखिए, नीतीश जी की 71-72 उम्र हो गई, 16वां साल वो मुख्यमंत्री हैं। और बहुत सारी चीज़ों से वो अलग बात है कि उनके कुछ मंत्रिमंडल में कुछ पदाधिकारी के चलते उनको बहुत एम्बेरसमेंट हुआ, बहुत बेचारे उनकी अकाउंटेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह। लेकिन एज ए मैन, एज ए व्यक्ति, मैं नीतीश जी को 90 के पहले से 84-85 से नहीं जानता हूँ। उनके शांत स्वभाव को, उन चीज़ों को अब थोड़ा सा
हो सकता है कभी कभी गुस्सा चिड़चिड़ापन आता हो उम्र के हिसाब से, लेकिन आज भी एज ए मैन, एज ए व्यक्ति बिहार में है, मैं उनको किसी से भी बेहतर शालीन और स्थिर मानता हूँ जी। व्यक्तिगत तौर पर मेरा नीतीश जी के प्रति ऊंचा रिस्पेक्ट है, और नीतीश जी मजबूरी में ही चुप हो गए होंगे, कुछ निर्णय नहीं लिए होंगे, मैं जो समझता हूँ उनकी चुप्पी ही मेरी गिरफ्तारी हो गई। तो भीतर से बहुत खाक व्यक्ति तो हैं ही। लेकिन निकले हैं पूरे टाइम पे, बाई इलेक्शन से ठीक पहले, इसकी टाइमिंग पर क्या मुझे बेल नहीं मिली है, जी, बेल नहीं मिली, बरी हुए हैं। रिहा हुए। तो रिहा भी पॉलिटिकल होता है क्या? इसमें 4 आदमी पहले रिहा हो चुके थे, मैं एक दिन भी जेल रहने की बात नहीं थी। 5 महीने तक हमको बेल नीचे से केस को आने नहीं दिया हाई कोर्ट में, कुछ लोगों ने जज साहब के सामने आने ही नहीं दिया। कुछ जज हैं, विद्वान न्यायाधीश महोदय हैं, जिसके चलते आज लोकतंत्र और संविधान बची है। पप्पू यादव को तो बस चलता तो ये लोग फांसी दे देते। गहरी साजिश, बेलटुट्टी में कोई 5 महीना जेल में रहता है क्या? भर रात मूसा मारते थे, सांप मेरे रूम में ढुक जाता था, डेली 3-4 मूसा मारते थे, भर कमर भर छाती पानी में घूमते रहते थे, चारों तरफ पानी लगी रहती थी। जिंदगी बची क्या मेरी? लेकिन मेंटल कितना टॉर्चर हुए, कितना भट नेचुरल है। ट्विटर कंटेंट्स है, जो जरूरत है उस पर ट्वीट करेंगे। मतलब कई ऐसे मुद्दे रहे कि हिरासत में भी रहकर, डीएमसीएच में भी रहकर, ट्विटर के जरिए से ही आप आवाज उठाते रहे। एक देश के एक एक सवाल को उठाते रहे, एक एक मुद्दों पर। ये वो कॉमन मैन देखना चाहते हैं, यूथ देखना चाहते हैं, महिलाएं देखना चाहती है। 5 महीने तक हमारी पार्टी के वर्कर, हमारी मोर्चा, युवा छात्र, युवा शक्ति, प्रकोष्ठ, सब लोग पागल हुए, सब लोग लड़े, सब लोग खाना पहुंचा एक एक व्यक्ति तक। जब बाढ़ आई तो 55 जगह मैंने कैंप खोला, कुशेश्वर स्थान में 3 कैंप खोले, कोई कहीं नहीं थे। जब हम दरभंगा आए तो कोरोना में जिनके मम्मी पापा, माँ बाबूजी मर गए, गरीब आदमी के, लगभग फैमिली को 1 साल का भोजन 10,000 रुपया मैंने पहुंचा दिया, और मैं एक एक लोगों को पहुंचाऊंगा। मेरी लड़ाई हर कोरोना में मरे हुए लोगों को 4 लाख रुपये तक पहुंचाने का संकल्प है, उसको मैं लड़ूंगा। तो 5 महीना, 2.5 महीना, 5 महीना किस संकट और कष्ट में रहे, कितनी मेंटल पीड़ाएं हुई, फिजिकल संकट में हैं, सेवा करने से रोका गया, परिवार के साथ रहने से। जी बिल्कुल। देखेंगे, लॉ से बात करेंगे कि इसके लिए हम डिफिनेशन सूट क्या कर सकते हैं। हमें रिहाई हुई है। अच्छा, लालू यादव को रिहाई नहीं हुई, उनको बेल मिली है। जी। और उनके पुत्र ट्वीट करते हैं, यदि हम भी कंप्रोमाइज कर लिए होते तो लालू जी जेल से बाहर थे। तो खुद वे ट्वीट किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? ईडी भी टैक्स बाहर कर दिया, और कांग्रेस को लात भी मारते हो, आंख भी दिखाते हो, एक बार भी मोदी जी को गाली नहीं देते हो, एक बार भी अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलते हो, भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हो। कभी कभी भाजपा का नाम ले लेते हो, लेकिन मोदी जी अमित शाह का नाम नहीं लेते। क्या आंतरिक गठबंधन है बीजेपी और बीजेपी के बी टीम का? हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, चित भी मेरी पट भी मेरी। जब 300 करोड़ रुपया लौटा दिया तो बात बिल्कुल क्लियर है। और 1.5 साल से ईडी इसको कुछ बोलता नहीं। अभी आज ईडी और इनकम टैक्स अजीत पवार के घर पर छापा मारा, इनको क्यों नहीं? इनको क्यों फ्री रखा हुआ है? और ये हमेशा नीतीश कुमार को गड़ी आते हैं, बीजेपी का नाम तक नहीं लेते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि बीजेपी कभी किसी के कंधों पर हाथ रख के नीतीश कुमार को कमजोर करती है, कभी इंटरनल कहती है कि तुम बांस किए रहो ताकि इधर से उधर ना करे। नीतीश कुमार जी बहुत पहले बीजेपी से अलग हो गए होते, लेकिन ये जो एरोगेंट एक किसी ने नालायक बच्चा पैदा किया है, उसको सियासत के अलावे दूसरा कोई मतलब ही नहीं है। सत्ता में एन केन जाना, कोई आइडियोलॉजी नहीं, समाज रहे या भाड़ में जाए, इसको आप समझ लीजिए। बस उसका टारगेट है नीतीश कुमार। तो अब नीतीश कुमार को कमज़ोर करना है, और लगातार कमज़ोर हो रहा है।
चलिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको कि जिसको एक सप्ताह नहीं रहना चाहिए वो 5 महीने के बाद आए, तब भी ये सवाल, वो भी रिहाई होकर के, बेल नहीं मिली। सर ये बाहर के लोग सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे उत्सुकता है लोगों के मन में। बाहर के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए ना कि मेरी रिहाई हुई, और रिहाई गवाही खत्म होने के बाद होती है। तो मतलब क्या था कि गवाही होने के बाद भी 313 के दिन ही हमको रिहा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन हमको रख लिया गया अब 1 सप्ताह और। तो उनका क्या, बाहर के लोगों से पूछिए ना, क्या हम दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली के बाद निकलना था? लेकिन उपचुनाव का जैसे ही माहौल बना, एकदम पप्पू आ गए, कुशेश्वर स्थान से कैंडिडेट दे दिया, तारापुर पे कांग्रेस के लिए प्रचार की बात कह रहे हैं। देखिए मैं एक बात बोलूं, हसुआ के बिहार में, खुरपी के बिहार में हसुआ भराती, गांव में नौते न भेलाई में नौता। हमको कोई पूछबे नहीं करेगा, हम रंक हैं, राजा है वो लोग। कौन राजा है? चाहे चाहे नीतीश जी हो, राहुल जी हो, कांग्रेस हो, सागर है, हम लोग गागर हैं। ये लोग सूर्य हैं, हम दीपक हैं, हम उनको क्या दिखाएंगे? हम एरोगेंट तो हैं नहीं, और हम अपने मियाँ मिट्ठू तो बनेंगे नहीं। लेकिन कन्हैया शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, अगला नंबर पप्पू यादव का था। अच्छी बातें हैं, उस कांग्रेस के रिफॉर्म की बात हो रही है जो सुभाष चंद्र का कांग्रेस था, भगत सिंह का कांग्रेस की सोच थी, लाला लाजपत राय थे, बाबा साहब अम्बेडकर का कांग्रेस था, गांधी जिस कांग्रेस का निर्माण करता थे, नेहरू जी थे, मंगल पांडे थे, चंद्रशेखर आजाद थे। उस कांग्रेस को नए रिफॉर्म के रूप में यदि राहुल जी लाना चाहते हैं, चाहे जिग्नेश हो या और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ घिसे पीटे लोगों से छुटकारा मिलना चाहिए। एक नए कांग्रेस, पुनः एक उस कांग्रेस की रिफॉर्म की बात होगी जो भारत के निर्माण की, नफरत के खिलाफ बात करता है, जो आर्थिक आज़ादी की जिसकी सोच है, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम, मिडल ईस्ट वे, सबको ले चलने वाला। किसी भाषा को नहीं गाली देना, किसी जात को गाली नहीं देना, किसी धर्म और मजहब की इज्जत करना, 24 घंटा नफरत की बात, पीस खत्म हो जाना। कभी असम में गृह युद्ध, कभी मणिपुर में गृह युद्ध, कभी यूपी में गृह युद्ध, कभी दलित का नेगलेट, कभी दलित नेगलेट, कभी ईसाई नेगलेट, कभी मुस्लिम नेगलेट, तो अब सिख नेगलेट, अब सिख को गरियाओ। मतलब पूरी कंट्री को लाभ घाटे वोट के सियासत पर नष्टो नाबूद कर दो। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया आप सुन लीजिए। और जो मंत्री गाड़ी चढ़ाते हैं वो कहता है मिनिस्टर बाद में हूँ, पहले मेरा इतिहास जान लो, मैं कौन हूँ। तो इतिहास तो तीनों होम मिनिस्टर का जानना पड़ेगा आपको, तीनों होम मिनिस्टर वैसे ही हैं, और वो देश चला रहे हैं, और निकलते हैं तो सीना तान के निकलते हैं, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, और पीठ ठोकते हैं अमित जी। लेकिन बातें थी कि पप्पू कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे, निश्चित। वो बात, उस बात कि मैं आपको बता दूं, मैंने पहले कहा कि रंग के बारे में तय राजा करता है। मैं चाहता ज़रूर हूँ, चाहते हैं, मेरी इच्छा है बिहार का निर्माण, मेरी फीलिंग है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस स्वतंत्र होकर के उत्तर प्रदेश में जैसे आगे बढ़ रही है और जगह यहाँ भी बढ़े, क्योंकि उब चुके हैं लोग जातीय जिंदगी से, उन्माद से, और धार्मिक मजहबी उन्माद से। लोग पीस चाहते हैं। तो बात कहाँ अटक गई? बिहार के अस्पताल को नंबर 1 देखना चाहते हैं, स्कूल को नंबर 1 देखना चाहते हैं, बिहारी को रोजगार में देखना चाहते हैं जी, बिहार को नंबर 1 देखना चाहते हैं। ठीक है, चाहत आपकी है, ये बात समझ आ गई। कांग्रेस यदि अलग होती है तो चाहे ऊंची जात हो, चाहे कोई पिछड़ी जात हो, अत्यंत पिछड़ी जात हो, माइनॉरिटी हो, सब कांग्रेस को उम्मीद और विश्वास के साथ देख रहा है। पप्पू यादव हर खून में, हर फैमिली में जा चुका है, हर लोगों का सपना। कांग्रेस में कब जाएंगे पप्पू यादव? एक बच्चा कहता है, एक पटना की औरतें कहती है पप्पू भगवान, बच्चा कहता है पप्पू मेरे पिता, हर घर के लोग, हर माँ कहती है भगवान। तो पप्पू यादव से बिहार को बड़ी उम्मीद है। हर संकट और दुख में पप्पू यादव पुत्र की तरह, एक मेरी राजनीति है सेवा, संघर्ष, मानवता। मेरी राजनीति है चेंज, रिफॉर्म,
बिल्कुल। जी, तो मैं दूसरी बात कभी आप मेरे मुंह से नहीं सुने। ठीक है, तो कांग्रेस में जाने पर क्या हुआ? निश्चित रूप से अभी मामला आप मुझको ये पता भी नहीं था जब कांग्रेस ने अजीत शर्मा जी को मैं धन्यवाद दूंगा और भी लोगों को कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा कांग्रेस को तय करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं, हमारा रिश्ता पारिवारिक रहा है राहुल जी से, सोनिया जी को माँ की तरह मैडम सेक्रेटरी हैं, तो वहाँ बातचीत हो रही होगी, मैडम से भी बातचीत कर रहे होंगे, तय तो उन लोगों को करना है। मतलब आपकी तरफ से अब कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो बिहार में हैं, जिनकी दुकान चलती रहती है बीजेपी की बी टीम से, और बीजेपी की बी टीम की कान खड़े हो गई, बाप रे बाप पप्पू यादव कांग्रेस में जाएगा, वो लग गया एक। आरजेडी की बात करें सर, देखिए दर्शक हमारे जो सबसे है ज्यादा- घुमा फिरा के बात नहीं समझ। सर आपको भी पता है, सर मुझे पता है, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं वो पान की दुकान पे भी बैठते हैं, 5 स्टार में भी घूमते हैं, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है। तो ये तो देखिए मैं पप्पू यादव से सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? 55 में इन कर चुका हूँ। अब लालू यादव की उम्र 81, 78, 77, 79, एक है शरद 81, मुलायम सिंह 83, ये तीनों यादव लीडर हमसे पहले पैदा लिए, ठीक है। रामविलास जी सदी के महानायक चले गए, जिनके साथ हम काम करते थे। नीतीश जी 73 के, आज सुशील जी लोग बेचारे ही हैं भाजपा उसका। तो पप्पू यादव एक सेकेंड लाइन जो था, जिसको हमेशा लालू यादव जी को लगता था कि, जबकि हम लालू यादव जी का सम्मान करते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह के बारिश अजीत सिंह नहीं हुए, मुलायम सिंह हुए, कर्पूरी जी के बारिश वीरेंद्र सिंह या उनका बेटा नहीं हुआ, लालू यादव ने अब खुद को बना लिया कि मैं बारिश हूँ। तो पब्लिक तय करती है बारिश या राजनीति का सेकेंड मैन कौन होगा। लालू यादव जी का बट नेचुरल है कि जब पहले आए 25-30 साल पहले, तो आज 78-77 उम्र है, हमारी 55 है, तो 20-25 साल 26-27 साल हमसे बड़े हैं लालू जी। तो बट नेचुरल है कि यादव या जो लोग पहले से लालू यादव को फॉलो कर रहे हैं, वो लालू यादव के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत लंबा रह गया। पप्पू यादव के साथ भी उसका इमोशनल और फीलिंग अटैचमेंट है। मेरा तो किसी जाति विशेष का है नहीं, मेरा तो पूरे बिहार के हर जातियों का है, चाहे वो भूमिहार समाज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई हो। पप्पू यादव यदि पटना के बाढ़ में खाना पहुंचाता है तो सब होते हैं, सिलेंडर पहुंचाता है तो सब होते हैं, पैसा देता है तो सब होते हैं। आज भी यदि मैं एक बच्ची को 1 लाख रुपया दे करके हाजीपुर में आया तो भूमिहार समाज के हैं, सभी लोगों ने बलात्कार के बारे में बोला, लेकिन मदद की बारी आई तो नहीं दिया। यदि दरभंगा मधुबनी का राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का झगड़ा हुआ, जिसमें वो झगड़ा ही बंद खत्म हो गया कोरोना के चलते, दब गया, न्याय कब मिलेगा भगवान जाने, तो पप्पू यादव 5 लाख रुपया तो पहुंचाया ना भाई। तो हम तो जाति का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। मैं बिहारी हूँ और हर परिवार से रिश्ता है, मेरे हर फैमिली का रिश्तेदारी शादी जो है अलग अलग कास्ट में है, तो कास्ट की तो कोई फीलिंग बैरियर नहीं है पप्पू यादव से। क्या आपके यादव वोटर को अच्छा लगेगा? मैं किसको अच्छा लगेगा किसको खराब लगेगा मुझे तो नहीं पता। यादव तो कहते हैं लालू यादव के बाद हमारा नेता पप्पू यादव है। सर पप्पू यादव उसका बेटा है, हो सकता है, तो पप्पू यादव पासवान का भी बेटा है, दलित का भी बेटा है। यदि कृष्ण अच्छा काम करता था तो सबका था ना। यदि मेरे नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, यदि युधिष्ठिर ब्राह्मण थे तो अर्जुन लड़ते थे तो छत्री हो गए, तो मैं यदि लड़ाकू हूँ तो छत्री भी तो हूँ, मैं यदि सेवा करता हूँ तो यादव भी तो हूँ, मुझे ज्ञान है तो ब्राह्मण भी तो हूँ। आप हमको कर्म से अलग कैसे कर सकते हैं? तो यादव को तो गर्व होना चाहिए कि एक व्यक्ति को सब प्यार करता है, सभी जाति के लोग प्यार करते हैं, जैसे कृष्ण को करता है। अनु जो यादव हैं उनको कितने लोग प्यार करते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन यदि मेरे नाम के पीछे यादव टाइटल है तो लगभग लोग प्यार करते हैं। तो उस व्यक्ति को गर्व होना चाहिए, जैसे कृष्ण पर गर्व है, राम पर गर्व है, अन्न पर गर्व है। तो ये नॉट क्लासिफिकेशन, वोट की सियासत की राजनीति के लिए हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। मैं हूँ लेकिन मैं कृष्ण के हाँ, मैं उस वंशज का हूँ जो सबकी बात करता हूँ, सबके न्याय की बात करता हूँ, जो अपने सखा को छोड़कर धर्म के साथ रहा। कृष्ण तो कृष्ण ही है ना। राजा हरिश्चंद्र को कफन की भीख मांगनी पड़ी, जिंदा वही है ना। ये लोग नहीं रहेंगे जिंदा, याद रखिएगा।
तो इसीलिए मतलब बात आपकी अटक रही है आरजेडी की वजह से कांग्रेस। मैं आपको वही बताऊं, सबसे ज़्यादा कान खड़ा हो गया और भी पार्टी के लोगों के कान खड़े हो गए। और कांग्रेस में जो कुछ मुट्ठी भर लोग जिनकी दुकान चलती है उस बीजेपी की बी टीम से, उनको मैनेज करने में लग गए। और बात आनंद फानन में तुरंत राजेश मिश्रा जी को टिकट वहां मिल गई। मुझे पता नहीं क्यों मिली, वो तो कांग्रेस जाने, उनका निर्णय है। लेकिन वाक ओवर किसको दे रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी को कि आरजेडी को? बीजेपी को आप वाक ओवर देंगे? नीतीश जी लड़ रहे हैं ना, बीजेपी कहाँ लड़ रही? बीजेपी तो चाहती है नीतीश जी हारे। जेडीयू को कि आरजेडी को? वाक ओवर तो बीजेपी अपने बी टीम को दे रही है, आरजेडी को। जो बी टीम है उसकी। तो मतलब तारापुर से टिकट नहीं मिला, इस बात से बात अटक गई क्या? नहीं 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 नहीं, हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। नहीं लड़ना चाहते। निकलने के बाद तुरंत लेकिन आपने कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान से तो दिया, लेकिन तारापुर से नहीं नहीं, दिया। तारापुर से जब मैं हर चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, वहाँ मैं सेवा किया था। पानी में, हर चारों पानी में हम कुशेश्वर स्थान में रहे हैं, गए हैं। कुशेश्वर स्थान से पारिवारिक अटैचमेंट है। हर घटना में तारापुर भी गए, लेकिन तारापुर अभी लगातार हम संगठन पे काम नहीं कर सकते थे। बहुत मजबूत स्थिति हमारी नहीं थी संगठन की, तो हम संगठन बनाए तब जाते। तो अभी हमसे कोई उम्मीद करेगा तभी ना हम वहाँ लोगों की मदद करेंगे। अपने मियाँ मिट्ठू तो बन नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बीजेपी की बी टीम। लेकिन आरजेडी से आप नाराज लग रहे हैं इस बार की बातचीत में। देखिए, मैं एक बात बोलूं, मेरे नाराजगी से क्या होगा? लालू यादव जब तक जिंदा है तब तक यादव हमको चमारो माने तब ना। यार, मधेपुरा मेरे घर में जब हरा सकता है तो इससे बड़ा दुनिया का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं आपको वही पूछ रहा हूँ। दुनिया का सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला व्यक्ति पटना में सबको खाना पहुँचाए, वोट आया 2600। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? चलिए, वो परिस्थिति के कारण होती है, परिस्थिति चेंज करता है। परिस्थिति शीला दीक्षित को देखिए क्या कर दिया, रघुवर दास को देखिए, अटल जी को जमानत जब्त हो गई, चंद्रबाबू नायडू को देखिए, हरीश रावत चले गए, लोहिया जेपी कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मधुली में हारते रहे। अब्राहम लिंकन 31 बार के बाद चुनाव जीते, मनमोहन सिंह जी नहीं जीत पाए। एक व्यक्ति 2.5 साल मुख्यमंत्री, परिस्थिति तय करती है, कोई और तय नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए सीधे पप्पू यादव बहुत क्लियर है। मैं रिफॉर्म चाहता हूँ और मैं बिहार चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस निकले बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की तरह। तो पप्पू यादव की पार्टी बट नेचुरल है कि मैं जाति धर्म को नाश करना चाहता हूँ। जाति धर्म के आधार पर आप किसी भी विकास की कल्पना नहीं कर सकते और पीस की कल्पना नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। देखिए, नाराजगी तो आरजेडी को कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने से भी था, सर, लेकिन कन्हैया ज्वाइन सर उस एरोगेंट बच्चे को ना, और उस नाम लीजिए ना पप्पू जी, सर उस एरोगेंट व्यक्ति नहीं, नाम लीजिए सर ना। उस एरोगेंट बच्चे को ना, किस एरोगेंट और उस परिवार को ना, तेजस्वी और लालू परिवार की बात उस करें? परिवार को ना हर अच्छे लोगों से डर होता है, कांपता है। हर वैचारिक और हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति उनको पसंद नहीं है। आप उठा के देख लीजिए ना। आपको कन्हैया पसंद है जी? आपको कन्हैया पसंद आते हैं? अच्छा, कन्हैया जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों पसंद नहीं होंगे हमें? क्यों पसंद नहीं होंगे? कन्हैया पसंद गैर, सर कन्हैया पसंद गैर पसंद का क्या मतलब है? क्या मतलब जैसे कि किसी कन्हैया जी कांग्रेस में आए हैं, तो सहला और उम्र की बात तो अब वो नहीं न करेंगे। उनको कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। कल चंद्रशेखर कांग्रेस में आएंगे तो उन्हें ऊंची जात को गरिया के तो नहीं आ सकते हैं ना आप। लेकिन आपने भी सभी जात को लेकर बात करनी शुरू कर दी है, मतलब कुछ इशारा बचपन समझे क्या? बचपन से तो मैं सभी जात के लिए काम किया हूँ। 1-1 रुपया यदि सेवा आश्रम में
सबकी सेवा करता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज। कोई एक आदमी कह सकता है कि पप्पू यादव ने किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाया हो अच्छा ठीक है पप्पू जी, एक चीज और जिसकी मदद नहीं किया हो? मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि मदद नहीं किया होगा, पैसे की मदद नहीं, आर्थिक से लेके नहीं किया होगा तो। ठीक है पप्पू जी, एक चीज मेरे कैरेक्टर में वो नहीं है, मैं दोगला नहीं हूँ, ठीक है मैं इंडियन पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं बहुत ऊपर राजनीति का मतलब सेवा समझता हूँ, ह्यूमैनिटी समझता हूँ। राजनीति का मतलब गंदगी नहीं है। अच्छा, आपने कन्हैया को बधाई दी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद? सर कन्हैया ज्वाइन किए हैं तो उसमें बधाई, कन्हैया अच्छे बातचीत रिश्ते हैं, होती है रहती है, हाँ शुरू से होती रहती है। हम उनके घर पे जाते हैं, उनके माँ परिवार से मिले हैं। जब भी कन्हैया हम ISF चुनाव लड़े हैं छात्र का एक साथ, माले हमारे साथ इस बात खड़े रहे, ISF खड़े रहे, CPI खड़े रहे। कन्हैया मुद्दा नहीं है। अब जिसको बोलने नहीं आता, जिसको विभाग लड़ने नहीं आता, जो सबको सुरसुर और मुरमुर सइयों के बाप और कनियों के बाप और भरों के बाप दोनों का बाप होगा, तो उसको कन्हैया पसंद नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ बताइए कि कन्हैया पे तो आपने बात रखी, लेकिन जो लालू परिवार है वो सबसे ज़्यादा नाराज़ हो गया और कल CPIM और CPI-ML ने भी ऐलान कर दिया कि हम उपचुनाव में जो RJD के कैंडिडेट हैं उनका समर्थन करेंगे। उससे क्या हो गया? नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए कि कन्हैया से इतनी दिक्कत महागठबंधन में क्यों कांग्रेस को अब फेस करनी पड़ रही है कि जैसे ही कन्हैया शामिल हुए वैसे ही उनको एकदम अलग थलग कर दिया गया? देखिए एक बात समझिए, जब कोई आप बड़का वृक्ष काटिएगा तो पत्थरें कुछ टूटेगी, जब नए सड़क बनाइएगा तो कुछ घरें टूटेगी, जब विकास होगा तो कुछ विनाश भी होगा, तो कुछ चलता रहता है, कुछ न कुछ जब बदलाव जब होगा तो चलता रहता है, उसको उस पर मत जाइए। राजनीति में राहुल गांधी के सबसे अच्छे मित्र जितेंद्र प्रसाद और ज्योतिंद्र सिंधिया ये सब चले गए तो कौन सा कांग्रेस का कौन सा बट्टा बाधार हो जाएगा? किसी के जाने आने से कुछ नहीं होता। CPI एक आइडेंटिटी और एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। कन्हैया जी आए, कन्हैया जी एज ए मैन आप उसको खराब नहीं कह सकते, लेकिन कन्हैया जी आए तो ऐसा थोड़ी है कि CPI का कोई वर्कर आ गया, वो अपने जगह पर है। CPI की आइडेंटिटी थोड़ी मर जाएगी। कन्हैया जी को लगा कि किसी से लड़ने के लिए हमको किसी एक बड़े ऊंचे रास्ते पर जाना चाहिए, तो वो तय किए ना अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, वो तय करेंगे। प्रशांत किशोर जी अपना तय करेंगे। कांग्रेस किसी के कॉज पर, आज भी बीजेपी से कहावत है गधा ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होगा। कांग्रेस बैठियो जाए ना तो बीजेपी से ऊंचा है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, वो अपनी आइडियोलॉजी आइडेंटिटी से समझौता नहीं करता है कांग्रेस। ठीक है। और अभी जो लालू परिवार में चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव गायब सर हैं। उस पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि वो तो RJD सर का उस हिस्सा परिवार नहीं के हम है। प्रवक्ता तो है उन्होंने नहीं अपने छात्र संगठन बना लिया, उसका कोई RJD से लेना देना नहीं है। सर। इस क्या लग परिवार रहा है? पार्टी में- उस परिवार का प्रवक्ता तो हमें नहीं। लेकिन आप परिवार के करीबी थे सर नहीं, हम परिवार के, लालू यादव के हम बेटे लालू से यादव उनके जी ज्यादा करीबी माने। नहीं, लालू यादव जी के करीबी थे, परिवार के लेकिन जो करीबी। चीजें चल रही है अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ उससे ज़्यादा देखिए, जब जाहिल की जमात एक जगह होगी और बंदर के हाथ में लड्डू थमा दीजिएगा ज़बरदस्ती, चंपा चमेली तेल ऊपर में लगा दीजिएगा छुछुंदर को, तो उससे आप क्या उम्मीद करिएगा? लालू यादव जितना दिन जिंदा है ना बेचारे, उतना दिन और ठोठा कर लीजिए। उसके बाद जो इन लोग की एरोगेंसी है ना, गए झारखंड, अब मुख्यमंत्री प्रणाम कर रहा है, खड़ा है और ट्वीट कर दिया खड़ा वाला, तो इससे बड़ा एरोगेंसी क्या हो सकती है? चिराग पासवान जी मिलने गए तो एरोगेंसी दिखा के ट्वीट कर दिया। आप झारखंड के मुख्यमंत्री प्रणाम कर रहे हैं और आप ऐसे हैं कोई एक आदमी और उसको ट्वीट कर रहा है, तो उससे आपको नहीं लग रहा है कितना बड़ा जाहिल है? 2 महिला को 500 रुपया दे करके आप क्या दिखा रहे हैं? पप्पू यादव बनिएगा? उससे आपको नहीं लग रहा है कि बिना परिस्थिति के आप 500 रुपया, तो क्या 500 रुपया देने से महिला की परिस्थिति पूरा हो गई? हाजीपुर में रिक्शा पर फूल माला चढ़ा करके रिक्शा चला करके आप पॉलिटिकल स्टंट खेलिएगा? लोग चाह रहा है इकोनॉमी, लोग चाह रहा है रोजगार, लोग कह रहा है बाढ़ से मुक्ति कैसे हो, लोग चाह रहा है कुशेश्वर स्थान में बाढ़ है, खाना कैसे मिले, सांप की दवाई कहाँ से आए, रिक्शा पर चढ़ के स्टंटबाजी खेलते हैं। लेकिन ये ट्वीट का खेल खेलने से, स्टंटबाजी खेलने से
दुनिया को पता नहीं है छुचुंदर के माथा पर चमेली का तेल। लालू के साथ साथ कई लोग ये कहते हैं कि अब नेता तो तेजस्वी बन गए हैं, 75 विधानसभा सीट जीत के, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान जी का 43 सीट पर ब्राह्मण भूमिहार के वोट ना काटे होते तो औकात का पता चल जाता ना। लालू यादव जी 33 सीट न जीते थे, आप शून्य पर हार गए थे ना लोकसभा में, और उस वक्त भी कांग्रेस को औकात दिखाए थे। रंजीत रंजन जी को टिकट देने में औकात बता दिया, चुनाव हरवा दिए, और उसके बाद पप्पू यादव से इसको मैक रहता है ना। कितना तो डर पप्पू यादव से लालू परिवार को इतनी दिक्कत? पप्पू यादव से डर बीजेपी को क्यों? हम तो एक साधारण आदमी है, कहा है हमको 5 महीना बंद रखे, किसको डर था? हमको क्यों रखे मंची तक? जदयू में किसको डर था? हम तो कुछ नहीं है, हम तो औकातों नहीं है मेरी, पॉलिटिकल लड़िए ना। हम तो आलोचना, स्वस्थ आलोचना करते हैं, सीखिए ना उससे। हम आपकी कमजोरी दिखाते हैं तो उसको आप कमजोरी को ख़त्म करिए ना, कि आप ज़बरदस्ती आप एरोगेंसी करिएगा। आप लालू जी को चाहिए अपने बेटे को वहाँ इंटेलिजेंट बना दे, लंबी लकीर खींच दे, पप्पू यादव की औकात ख़त्म हो जाएगी। हमसे लड़ने या कन्हैया के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप क्यों सशंकित हैं, डरे क्यों रहते हैं? क्योंकि आपके भीतर कमजोरी है, आपको कुछ नहीं आता, आपने वैसा नहीं बना पाए, तो आपको बनाना चाहिए जितना दिन आप हैं। आप ज़बरदस्ती एन के सिर्फ सत्ता में बैठा दें, मुख्यमंत्री बना दें, बस इसी में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, ये चलता है? ऐसे खाली ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बना देने से चलता है? तो मर्ज कर जाइए बीजेपी में, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हमको कोई दिक्कत लालू जी से कभी नहीं था, ना है ना रहेगा। लालू जी को क्या दिक्कत है वो लालू जी समझें। विपक्ष के नेता बनाने में हम पर केस हुआ था लालू जी के कारण, शिवचंद्र जी हत्याकांड का आरोप लगा दिया था, वो केस से इंडोर्स नहीं हुआ। सदन में बड़ा हंगामा हुआ, मुंशी लाल राय से लेकर रघुनाथ झा सब, पप्पू यादव को बचाव में बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेसी एक तरफ हो गए थे, हमारे फादर को फर्श पर सोना पड़ा। लालू जी यदि उन सब चीज़ों को भूल गए और बहुत सारे संघर्ष को भूल गए तो अलग बात है। हम बहुत लंबे समय से लालू जी के साथ रहे, तो उनको हर आदमी को बेटा अच्छा लगता है, तो लेकिन बेटे को अच्छा बनाइए ना, अच्छा करिए, हमको क्या दिक्कत है? कल मुख्यमंत्री बने तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं बने? प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो क्या बोलेंगे? यदि परिस्थिति उनको मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी तो पप्पू यादव की औकात है रोकने की? चिराग जी को भी तो हम बोले थे आगे आइए, तो आज भी चिराग से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, बट नेचुरल है। हम तो आज श्रद्धांजलि देने गए एक सदी के महानायक को। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो युवा नेता है, आप हो, कन्हैया हो, चिराग हो, सब कुछ विकल्प दें बिहार? अब मुझको समझ में नहीं आता है कि चिराग जी तो हमेशा बार बार उन लोगों से मिलते हैं जिन पर ढेर सारे आरोप हैं, तो उनका राजनीतिक तरीका, हमें सलाह तो चिराग जी को दे नहीं सकता हूँ। चिराग जी इधर ठगी महसूस किए तो उधर उधर का, तो इधर इधर, तो अब तो चिराग जी न तय करेंगे। अच्छे पिता, अच्छे पिता के अच्छे पुत्र हैं और अच्छे एरोगेंट नहीं हैं, ठीक है, तो चिराग जी को न तय करना है, उसमें हम कहाँ हैं? ना हम 3 में, ना 13 में। रामविलास पासवान की बरसी आप अटेंड करके भी आए हैं, तो आपको कौन लगता है कि रामविलास पासवान की जो पॉलिटिकल विरासत है? चिराग जी। चिराग है, बिल्कुल। पारस जी नहीं है? नहीं, चिराग जी, चिराग जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत। ठीक है। इसमें झूठ फूस दलाली वाली बात करना, हमें राजनीति नहीं आता है, उसमें कोई बहस नहीं है। अब लालू जी की विरासत की बात कीजिएगा तो उन्हीं के ना परिवार के कोई लोग होंगे। अब लालू जी को मीसा क्यों अच्छा नहीं लगा, बड़ा बेटा क्यों अच्छा नहीं लगा, छोटे बेटा क्यों अच्छा लगा, तो लालू जी ना तय करेंगे। माँ को कौन अच्छा लगता है, कौन नहीं पसंद है। बेटी अच्छी थी, बेटी हमेशा 74 से लालू जी के साथ रहे, लेकिन इतने काबिल होने के बावजूद भी बेटी पराए होगी, उसको लगा तो वो तो मिसा जी न समझेंगे भैया, मिसा जी जानेंगे। हो सकता है मिसा जी माँ जी और बड़े बेटा जी का गठबंधन हो, इधर बाप बेटा का दूसरा गठबंधन हो, तो बाप बेटा पंच, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जी, उपचुनाव उस घर में महाभारत होगा। 20 को पटना आएंगे कह रहे हैं। अब कौन जाएगा पटना, तो हम रोकेंगे किसी को? हद हो गया, कौन जाएगा नहीं जाएगा, कोई किसी को रोकता है? अगर कांग्रेस की मदद करेंगे अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार, आज लालू यादव राहुल गांधी का हाथ पकड़ लेता तो काहे ना हाथ पकड़ लेता? राहुल गांधी हाथ नहीं पकड़ लेते, लालू हाथ पकड़ लेता, काहे ला? हाँ, एक तरफ जब लालू जी को
यही सबसे बड़ा दिक्कत है, जब वक्त लगता है तो ठोंठ पकड़ लेता है, नहीं तो पैरों पकड़ लेता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ? आप कुछ भी करिएगा तो नहीं ना चलेगा। लालू के खिलाफ प्रचार कीजिएगा क्या, आरजेडी के कैंडिडेट के खिलाफ? एकदम, उसमें कौन बहस है, उसमें कौन बहस है। एकदम एकदम लालू के खिलाफ नहीं करेंगे। आरजेडी के खिलाफ उस नासमझ राजनीतिक जो सत्ता पर बैठना चाहता है गलत रूप से, उसके खिलाफ प्रचार नहीं होगी। सकारात्मक बिहार बनाने के लिए जिसने बिहार को इस जगह पहुंचाया है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मेरी प्रचार नहीं होगी। बिहार बचाने के लिए मेरा प्रचार होगा, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होता मेरा प्रचार। लालू जी पैर छू के प्रणाम करता हूँ, और उसके फैमिली मेरे लिए दुश्मन नहीं है, फैमिली परिवार है। लेकिन जब वैचारिक बातें आएगी तो बट नेचुरल है बिहार बचाने में इन लोगों उनको रोकना होगा जो 40 सालों से इस बिहार में राजनीति करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 1990 आप विधायक बने थे, आप भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 54 साल के हैं। आपकी उम्र में नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बन गए थे, लालू प्रसाद यादव आपकी उम्र से पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अगर पिछले 5-6 साल की हम बात करें तो खासतौर पर 2019 के बाद थोड़ा चुनावी राजनीति में परफॉर्मेंस जो है कुछ। सर, अभी बीजेपी को इतना बड़ा तोपखान है तो संजय साहनी को मंत्री क्यों बनाया? एक साहनी वोट लेने के लिए एक व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अब बीजेपी वही काम करती है कि कौन जाति से वोट मिलना है, किस जाति। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं? नहीं, साहनी, संजय साहनी। बीजेपी इतना बड़ा बीजेपी है तो संजय साहनी से डर गया। तो जब बीजेपी संजय साहनी से डर सकता है और बीजेपी को 10 ठो गठबंधन चाहिए, वो बेचारी एक ठो यहाँ केंद्र में मिनिस्टर बनी है, पटेल पार्टी, और किसको किसको जोड़ रहा है, इसको तो उसको, उस जाति को तो राजभर को। तो पप्पू यादव इतना बड़ा तोप खान तो है नहीं, तुस्मार खान तो है नहीं कि हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी चाहते हैं, चाहे उसमें मेरे लिए तो या तो कांग्रेस या तो नीतीश कुमार, बहुत 2 ऑप्शन है आपके पास। मेरे पास तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। जी। तो यदि मेरे पास 2 ऑप्शन है कि हमारी पार्टी कहाँ अच्छा कर सकती है, कहाँ, तो अब नीतीश के साथ जाएंगे तो फिर बीजेपी के साथ भी जाना पड़ेगा। सर हम नीतीश कुमार जी की बात अभी कर रहे हैं। क्या होगा फ्यूचर में मैं नहीं जानता। एक मतलब मैंने बताया कि एज ए मैन मैंने बताया कि क्या संभावनाएं आप कह रहे हैं। तो पप्पू यादव का परफॉर्मेंस अकेले चुनाव लड़ने, आज यदि हमको एक बात बताइए, मुकेश जी या मांझी साहब गठबंधन में लड़े तो 3 सीट लिया है, चिराग जी अकेले लड़े तो 1 सीट लाए, वो मर्ज कर गया। यदि पप्पू यादव 4 सीट ले आया होता या 3 सीट ले आया होता तो परिस्थिति आज कुछ और होती। तो आप समझ रहे हैं कि अकेले जाके गलती हो? नहीं, गलती क्यों हुई? यदि हम 4 सीट ले आते होते तब क्या होता? जनता ने पप्पू यादव को, जो आदमी हर संकट में पप्पू यादव जनता के बीच हो, तो मुझे लगता है कि वक्त आएगा 100% पर सेल्सियस पर ना पानी खौलता है, 0 के बाद ना बर्फ जमता है। एक के दिन में तो जमेगा नहीं। सुबह खाइएगा दही चूड़ा, दोपहर में भी माँ दे दिया दही चूड़ा तो मन भी ना आएगा, और रातों में दे दिया दही चूड़ा तो रिएक्ट करिएगा। तो चेंज तो स्वाभाविक नेचर है, वो हो के रहेगा। तो पप्पू यादव को काम करना पड़ेगा ना, सेवा तो करना पड़ेगा। चेंज स्वाभाविक नियति है, बिहार चेंज करेगा, आप चिंता न करिए। वक्त आ रहा है, पानी 100% सेल्सियस पर खौलना शुरू हो गया है, बर्फ भी जमेंगे। और ये 40 साल वाले जिसने बिहार को दुनिया के अंतिम पौधान में पहुंचा दिया, इनकी जो दुर्गति होगी ना, इनके माफियाओं की जो दुर्गति होगी ना, भगवानों इन लोग को नहीं बचा पाएगा। वक्त आने तो दीजिए, इंतज़ार कीजिए ना। बिहार नंबर 1 होगा। बिहार में एक जाति दूसरे जाति को गाली नहीं देंगे, रोज़गार की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी। माफिया और अपराधी एक दिन भी जिंदा नहीं रहेगा, एक दिन बिहार से बाहर रहेगा। पदाधिकारी पैमान गायब हो जाएंगे। ईमानदारी दुनिया की सबसे नंबर 1 पर होगी। बिजली नहीं कटेगी, बिजली के बिल नहीं जाएंगे, 4 लाख रुपया कोरोना का भी मिलेगा, और फार्मर्स बाढ़ से मुक्ति भी मिलेगा। फार्मर्स दुनिया का नंबर 1 होगा। इसीलिए आप चिंता ना करिए, एक भी मजदूरों को पलायन करने नहीं देंगे हम। मेरे पास सब कुछ है, इतना पैसा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं, बिहार इतना कुछ दे सकता है। तो इसीलिए करना नहीं चाहते हैं। ये लोग लुटेरे हैं, सुविधा भोगी हो चुके हैं। केरल तमिलनाडु के तर्ज पर 5 साल पे इन लोगों को ख़त्म करना चाहिए।
यहाँ 10 साल 15 साल रख करके बिहार और यूपी की ये परंपरा बहुत गलत है। 5 साल से ज़्यादा किसी को रखिएगा तो सुविधा भोगी होगा। हमें केरल, यहाँ पर गरीबी भूखमरी है, इसलिए पप्पू यादव एक्सेप्टेबल अभी तक नहीं हुआ है। बेकारी है, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। यही पप्पू यादव केरल, तमिलनाडु और साउथ में होते तो हम भगवान हो गए होते। ये भी आप कांग्रेस वाला बयान दे रहे हैं, वायनाड और ये वहाँ वाला, जो सही है सो सही है, जो सही है सो सही है। लेकिन आप ये बिहार के जो लोग हैं उनको दुख तो होगा। सर जो सही है सो सही है। सर बिहार में गरीबी और भूख इतनी है ना, बेरोजगारी, ताश खेलने से फुर्सत नहीं होता, दूसरे के घर में झांकने, दूसरे की बेटी, बीवी, पत्नी, हम बैठ कर के फालतू बात चौक पे करते रहते हैं। दूसरे की औरत की शिकायत, दूसरों की बेटी की शिकायत, पत्नी की शिकायत, बहनों की शिकायत, दूसरों की ज़िंदगी में प्रवेश करना। यदि हम 1 लाख रुपया कमाने के लायक हो जाएंगे तो बिहार में भी ये सब फालतू बात नहीं होगी और हर 5 साल 6 साल पर रिफॉर्म होगा, जो सही है। अच्छा पप्पू जी, आपने कहा कि आप जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, जातीय जनगणना पर आपकी क्या विचार है? बिल्कुल बहुत क्लियर है। क्या? जाति जनगणना जाति व्यवस्था नहीं है। जाति जनगणना है कि जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको आप लाइएगा ना। होनी चाहिए जाति जनगणना एकदम। जब आप चौक पर जाति लिखे हुए हैं, रजपूताना, बभन टोली, गुअट टोली, ग्वाल टोली, चमट टोली, राजपूत टोली, गांव में जाइएगा कहेगा चमट टोली, वो गुअट टोली, भूमिहार टोली, बभन टोली, राजपूत टोली, वो पासवान टोली, वो मियाँ टोली। तो जब गांव में आप टोली टोली बदले हुए हैं तो जाति जनगणना में क्या दिक्कत है? जाति जनगणना में वोट का नहीं मतलब है। जब आप एक किसी लोहार को, नुनिया को, मुनिया को, कुर्मी भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में नहीं है, कुर्मी भी पढ़े लिखे हैं, तो उसको जाति जनगणना का क्या बेनिफिट मिलेगा? यादव को क्या मिलेगा? जाति जनगणना का बेनिफिट मिलेगा नानू को, कानू को, नुनिया को, चौहान को, चंदवंशी को, जोल्हा को, चमार को, तेली को, सौ को, निषाद को, धानु को, ऐसे लोगों को तो उनको आना चाहिए ऊपर, मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमको और लगता है है कि सरकार हमको लगता है कि कुर्मी या यादव या कुशवाहा, इन तीनों को जाति जनगणना से बहुत मुनाफा नहीं मिलना है। इनके घर में भी 1 से 2, 2 से 1 बच्चे से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो गरीब जो समाज है, परिवार है, वहाँ तो 4, 5, 6, 7 बच्चे तक हो गए और उसकी जनगणना नहीं हुई है, तो उसको रियल में जो विकास मिलना चाहिए नहीं होता है। तो विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए और इकोनॉमिकल उसको इक्वल बैलेंस हो, एजुकेशनल हो, राजनीतिक रूप से उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसको अपनी ताकत का एहसास होगा ना कि मैं राजनीति में कहाँ हूँ। तो इसमें जाति व्यवस्था, जाति जनगणना का मतलब जाति से थोड़ी है। जाति जनगणना का मतलब है कि समाज के, पता लग जाएगा। हाँ, आंकड़ा, और समाज के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से हम उसको ऊपर ला सकें। ठीक है पप्पू जी, एक इमोशनल सवाल, सिर्फ उतना ही जवाब दीजिएगा। जब आप 6-7 महीने बाद दिल्ली आए, परिवार से मुलाकात हुई, पहले कोरोना में लोगों की सेवा और फिर पुलिस हिरासत का वक्त, वो कैसा लगा? परिवार से पहली बार मिले। अब आप सोचिए ना कि मेरे बेटा जब ये कहा होगा कि हम अपने पापा को या तो शमशान में या तो बेड पर देखेंगे, तो हम भर रात रोते रह गए थे। अच्छा। नींद नहीं आया था। तब कहाँ थे जब उसने ये बात? मेरा बेटा, तब आप पटना में हम थे? नहीं, हम अरेस्ट हुए थे तब मेरा बेटा बेल में आया था। अच्छा, मिलने आए थे? नहीं, मिलने नहीं आया। फोन पे बात? नहीं, इस पे लाइव हुए थे मेरा बेटा। अच्छा, लाइव आए थे। सार्थक, वो कभी लाइव नहीं हुआ था। क्या बीता होगा मेरी बेटी और मेरा बेटा को। मेरी बेटी नेशनल खेलती है, मेरा बेटा रणजी खेलता है। उसको भी पिता, एक 7 महीने से मैं पत्नी से नहीं मिला था। तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। शायद मैं ये सोच लिया था कि मैं नहीं बचूंगा। कोरोना बच गए, लेंस में हो सकता था लेंस अत्यधिक इन्फेक्शन हो गया होता। हम सेवा नहीं कर रहे थे, हम मरने की तैयारी में थे। ये सेवा नहीं थी, ऐसी सेवा नहीं किया जाता। सेवा अपने को बचा के किया जाता है। मेरी पत्नी बहुत, एक पंजाब की, फिर उस कल्चर से मेरे साथ, फिर राजनीति में, फिर एक मर्यादाओं में उसका तरीका, कांग्रेस में भी उनकी अपनी एक मर्यादाएं, उसका जो रियल
बेस्ट टाइम है ना, हमने कभी नहीं दे पाए उनको। हमेशा झंझावात, बच्चों को हम नहीं दे पाए, समय नहीं दे पाते हैं फैमिली कभी नहीं दे पाए। बेटा अब मेरा 25 साल 24-25 साल का हो को। मैच देखने जाते हैं उसका? गया, हार्ट नहीं अलाउ करता है। क्यों? उसको नेशनल खेलना चाहिए था। देश के लिए? हर चीज़ों को देश से नहीं जोड़ा जा सकता है, उसका वो प्रोफेशन है, उसको जिस चीज़ में क्या करे। करते हैं? मेरा बैटिंग मेरा करते हैं, बॉलिंग करते बैटिंग हैं? बैटिंग बैटिंग करते हैं। मेरा बेटा एक अच्छा मिडिल ऑर्डर या ओपन करते हैं? ओपन करता ओपन है। करते हैं। मेरा बेटा एक अच्छा दिल्ली के लिए खेलते हैं? दिल्ली से मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। मेरी बेटी अच्छा इंसान है, नहीं कुछ खाता है पीता है। मेरी बेटी जब प्रैक्टिस करने जाती है तो टेम्पू पे चली जाती है। तो यदि कॉमन मैन लो प्रोफाइल है, बराक ओबामा की तरह, हमारा पूरा फैमिली लाइन में लग करके हम रहते हैं, एक साधारण से तरीके से जीते हैं। मनमोहन सिंह जी को आज भी ड्राइवर नहीं है, अपने लाइसेंस बनाने के लिए खुद फिएट से जाता है। उसकी बेटी रेस्टोरेंट में सर्विस करती है। हमें वैसी ज़िंदगी पसंद है। जापान के प्राइम मिनिस्टर की तरह निकलो और चुपचाप। बेटे का आपने एक भी मैच नहीं देखा स्टेडियम में? नहीं, टीवी पर देखा। टीवी पे देखा? स्टेडियम में हिम्मत नहीं कर पाती, मैडम जाती है। अच्छा, वाइफ जाती है। मेरा मैं आपको इतने कहूँ कि मेरे बेटे बेटी को ना हमारी पत्नी ना बहुत परवरिश थी। अच्छा, अकेले उन्होंने संभाला ऐसे कहें? मेरा सपोर्ट रहा बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए ना, मैं 12 साल एक झूठे केस में हम जेल में रहे, मेरा बच्चा तब जवान हुआ। एक किताब भी तब आपने लिखी थी। हाँ, जेल भी है, द्रोकाल के पथिक भी है, और भी किताब में लिखने जा रहा हूँ। हम आनंद मार्गी हैं, मेरे मम्मी पापा स्पिरिचुअल हैं, मेरा होल फैमिली स्पिरिचुअल है, बड़े ज़मींदार परिवार से हैं। अब तो हम लोग बहुत सिमट गए, बंटवारा हो गया, सीलिंग में चला गया। मेरे मम्मी पापा आनंद मार्ग के सबसे ऊंचे पोस्टों पर थे। इंटरकास्ट मैरिज की प्राथमिकता हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। हम फ्रीडम बहुत वैचारिक रूप से ओपन हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मेरे मैडम का एक ही कहना है कि मेरा बेटा कुछ नहीं बने, कुछ ना कमाए। कहावत है, पूत सपूत तो धन संचय का है, पूत कपूत तो धन संचय का है। यदि एक अच्छा इंसान बन जाता है, विवेकानंद ने कहा था मैन मेकिंग, एक व्यक्ति का निर्माण राष्ट्र और विश्व का निर्माण होता है। तो मैंने अपने बेटे को एक अच्छा व्यक्ति बनाया है और वो बना है। पिता को देखा है, दादा को देखा है, अपने परिवार को, हमारे पूरा का पूरा ससुराल फैमिली जो है वो एक ग्रंथी हैं, वो गुरुद्वारे में जाते हैं। तो मेरी मिसेज दोनों टाइम पाठ करती है, दोनों टाइम गुरुद्वारे जाती है। मेरा बेटा बेटी दोनों स्पिरिचुअल है, निरामिष है। मेरी पूरा फैमिली लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम मांस मछली नहीं खाते हैं। तो मैं सात्विक हूँ, बहुत बेहतर हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा लक्ष्य है बिहार और इस कंट्री में हमारा और मेरी पत्नी का जो कंट्रीब्यूशन होगा, और यदि 2015 में तो आपको अवार्ड भी मिला था बेस्ट एमपी का। नहीं, कई बार अवार्ड मिला है, और अभी बेस्ट कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला। 5 आदमी को अवार्ड मिला, 4 डॉक्टर, 1 गैर डॉक्टर। सोनू सूद को नहीं मिला। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है, वहाँ पैरवी नहीं हो सकती है। तो उनके अध्यक्ष से पूछिए क्यों दिया पप्पू यादव को। तो हमेशा अवार्ड हमें ही क्यों मिलता है? क्वेश्चन में हम ही आगे क्यों? डिबेटर में हम ही मैडम आगे क्यों? सेवा आश्रम में हम ही आगे क्यों? शेल्टर हाउस में हम ही क्यों? चिमकी में हम ही क्यों? सर मैं वही कहा ना, मैं साउथ में होता तो भगवान था। मैं एक बात बोलूं, मैं राजपूत ब्राह्मण भूमिहार में पैदा लिया होता ना, तो मैं दुनिया का बहुत पहले भगवान हो गया होता। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं पैदा भी लिया और मेरी टाइटिल यादव हो गई, और यादव ने हमें कभी यादव माना नहीं, लालू यादव को माना। फॉरवर्ड बोलते हैं कि अगर हम ओबीसी होते, बैकवर्ड होते, तो फिर हम बड़े नेता बन जाते। जब मेरी फॉरवर्ड नेताओं से बात सर, एक भी आदमी का नाम बताओ जो बड़े नेता ना हो। राजनाथ जी बड़े नहीं हो, बीपी सिंह बड़े नहीं हो, चंद्रशेखर जी बड़े नहीं हो। आप उठा करके देखो ना, ओबीसी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो है। आप लंबे समय से 90-95% पत्रकार में आप टैलेंट हो तो आप हो ना, उसमें मैं क्या करूं?
आपको या आपको ये आपको कारण है गरी कि आपको यादवों गरियाओं के पास लालू यादव एक नेता थे, इसलिए पप्पू के लिए अब तक स्कोप नहीं बन पाया? सर मुलायम सिंह नहीं थे बिहार की बात करें सर। सर, देश में मुलायम सिंह सबसे बड़े नेता न रहे, जिसको प्राइम मिनिस्टर लालू ही नहीं बनने दिया ना। तो लालू जी आज समझी समझी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर लालू जी नहीं बनने दिए, तो लालू जी बनने किसको दिए? शरद जी को बनने दिए। आज जो मिलने जाते हैं दोनों बुढ़वा इस मरना स्थल पर, ये दोनों एक दूसरे को गरियाए और आज मरना स्थल पर मरने जाते हैं। ये बड़ा भयंकर राजनीति है। मुलायम सिंह को प्राइम पीएम नहीं बनने दिया, समझी समझी करते हैं। इन लोगों का तो धंधा हमको समझ में नहीं आता है भैया। लालू से लास्ट फोन पे मुझे लगता है ये तीनों के रहते मेरा मैं इतने जानता हूँ, पता नहीं यादव को क्या लगता है उसकी टैलेंट। लालू, भैया देखिए ना, मुलायम और अब शरद। छोड़िए शरद यादव को तो आपने हराया था। भैया। शरद जी के बारे में कुछ नहीं कहना, बेचारे के बारे में। वो उनकी विचित्र अनुकंपा और बैसाखी, और हमेशा वो बड़े नेता ही बने रहते हैं। समाजवाद और बड़ी बड़ी फितरत, तो लोगों ने जैसा रखा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बड़े नेता थे तो थे, मैं सम्मान करता हूँ उनका। मुलायम सिंह से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, पिता की तरह उन्होंने, और वो एक मैन थे। लालू जी तो सबको किसको कहते हैं, उसका बेटा बोलता है कि मेरे पिता ने तो 2 प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो मैं उनसे बहुत विनम्रता के साथ कहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर बनाया तो बिहार का निर्माण क्यों नहीं किया? तेजस्वी के लिए बोल रहे हैं, मैं जो भी हो, नाम क्यों नहीं लेते हैं? सर जौहरी नहीं ना, गोबर पर मुँह पर पत्थर फेंकना। गोबर पर घी डालिए तो क्या कोई फ़ायदा है? पैखाना पर पत्थर मारिएगा तो आप ही पर ना आएगा। तो काहे ऐसा काम नहीं करिए, ऐसा धंधा नहीं करिए। हमको बकस दीजिए, हम के गाली सुने, फिर गरियाएगा, उसका ट्विटर वॉइस सब फिर गरवाएगा हमसे। फिर भैया उसके पास पैसा है, सब कुछ, के धंधा सुने? तो हमको बकस दीजिए। उनसे सिर्फ इतने पूछिए कि 15 साल रहे, केंद्र में भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, सब कुछ रहे, तो आपका कोई एक ठो बताइएगा ना। ये 500 टका बांटने से पप्पू यादव बन जाइएगा? हैं? ये हाई पैसा, पैसा, दिल्ली में पैसा, गुड़गांव में पैसा, सब जगह पैसा, तो इससे पप्पू यादव बन जाइएगा? हैं? ट्विटर खेलने से पप्पू यादव, हरी झंडी दिखाने से पप्पू यादव बन जाइएगा? तो वो छोड़ दीजिए। आपको जाति के आधार पर बाबूजी जितना अनुकंपा पर जिंदा रखे हुए रहिए। बाबूजी जब तक हैं तब तक बड़ी असीम कृपा, उसके बाद पता चलेगा ट्विटर क्या होता है। जब ज़मीन पर नहीं जाइएगा तो औकात का पता चलेगा। इसलिए जो आने वाले समय पर ज़मीन पर रहेंगे, काम करेंगे। इसलिए हमको उस पर नहीं कुछ कहिए, मेरा उस पर कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्षमा करिए कि मुझको एक तरफ ऊंची जाति कहता है कि मेरा पीछे यादव का टाइटिल है, कोरी कहता है यादव का टाइटिल है, जबकि मैं कोरी भी हूँ, कुर्मी भी हूँ, मैं सबके लिए जीता हूँ। दूसरा तरफ मैं बिहारी हूँ, कंप्लीट रूप से बिहार की बात करता हूँ, बिहार के लिए जीना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ यादव कहते हैं कि अभी तो लालू यादव भैया हैं, तो पप्पू यादव मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? लालू यादव से आखिरी बार बात कब हुई थी, फोन पर या वैसे? मैं एक बार जेल में थे वो, तब कौन सा साल था? हो गया 2 साल। अच्छा, 18-19 की बात कर रहे हैं? इधर चुनाव हारने के, एमएलए के चुनाव के बाद एक बार। अच्छा, विधानसभा के? हाँ, विधानसभा के 20 के बाद बात। जी क्या जी। बात हुई थी? अब लालू जी जब मन होता है तब इमोशनल बात कर लेते हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में। अब उनको जो बहुत नेचुरल है बेटा को लेकर के जितना प्यार है, जब वो अपने बेटी और बड़का बेटा को तिलांजलि दे सकता है, तो पप्पू यादव किस खेत का मूली है? आपसे क्या कहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं? किन से नहीं, हमसे कुछ नहीं भैया, क्षमा नहीं नहीं भैया, नहीं रॉक का है देंगे फ़ोन बेचारे को। हम प्रणाम करते हैं, उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, और लगता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो परिवार के बीच रहें। लेकिन मेरी बात आप करिएगा तो आपको वोट नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, तो वोट तो लालू जी को लोकसभा में नहीं मिला। 11 बार लालू जी चुनाव हारे, 2 बार मधेपुरा, 2 बार छपरा, 2 बार पत्नी छपरा, 2 बार पाटलिपुत्रा, 2 बार राघोपुर, 1 बार सोनपुर, 11 बार होने हारे। अटल जी भी 100 हारे हैं। शीला दीक्षित नंबर 1 गायब हो गई। कौन बचे हैं भैया? चलिए, उपचुनाव पर नजरें आपकी टिकी है? नहीं, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि एक बिहार के निर्माण में पता नहीं कब पॉलिटिकल और एजुकेशनल तरीके से बिहार के यूथ देखेंगे, मुझको नहीं पता। मैं इतने अपील करूंगा, कहीं से शुरुआत तो हो, कभी शुरुआत तो हो, जहाँ से जागा वहीं से सवेरा। और मैं चाहता हूं कि
बिहार चेंज करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल। तो बिहार तक के साथ जुड़े थे पप्पू यादव। लंबी बातचीत हुई, हर मुद्दे पर उन्होंने बात रखी, नजरें उनकी उपचुनाव में टिकी है और हमारी नजर टिकी है कि पप्पू यादव का अगला पॉलिटिकल स्टेप क्या होगा। दो ऑप्शन उन्होंने बताए हैं, कांग्रेस और जेडीयू। देखना होगा कि आखिर किसके साथ जाकर किसका हाथ मजबूत करते हैं पप्पू यादव। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।